अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, आलमी सियासत और आलमी मईशत का गहरा ताल्लुक आज एक बार फिर वाज़ेह हो रहा है। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, आबने हुर्मस की मुमकिना बंदिश और बड़ी ताकतों की नई हिकमत अमली ने आलमी तेल मार्केट को हिला कर रख दिया है। अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी कर दी है, जिसके बाद आलमी सप्लाई में बड़ी तब्दीली भी देखी जा रही है। तो दूसरी तरफ इत्तलात हैं कि आबने हुर्मस के बहरान की वजह से रूस को तेल से यौमिया तकरीबन $150 मिलियन इजाफी आमदन हो रही है। इन आलमी हालात का बरहरास्त असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आज पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा हो सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा न करने का ऐलान किया गया है। आखिर आलमी ताकतों के फैसलों का बोझ पाकिस्तानी अवाम क्यों उठाते हैं? क्या हुकूमत के पास महंगाई से बचाने की कोई हिकमत अमली है? इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। हमारे मौजूद मेहमान माहिर बैनुल अक़वामी उमूर चौधरी अकमल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। चौधरी अकमल साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी अकमल साहब, अमरीका की जानिब से रूसी तेल पर पाबंदियों में आर्जी तौर पर नरमी आलमी सियासत में क्या पैगाम देती है? थोड़ा सा जो है ना, ये जो वॉर के हवाले से जो प्लानिंग की थी, कोई अनएक्सपेक्टेड जो हुआ है, ये जो आबनाए हुर्मस का जो बहरान पैदा हुआ है और ईरान जो वहाँ से ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजरने दे रहा, उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई में शॉर्टेज आई है और प्राइसेस जो है वो शूट अप कर गई हैं। इस वक्त भी जो प्राइस है तकरीबन $101 पर बैरल ट्रेड हो रही है ब्रेंट ऑयल की, और जो खाम तेल है क्रूड ऑयल दैट इज अराउंड $96-97 पर बैरल। तो अब जाहिर है सप्लाई के शॉर्टफॉल को फिर इस वक्त जो है वो सिर्फ अमेरिका पूरा नहीं कर सकता, या अरब ममालिक से भी चूँकि सप्लाई मुनक़ता है, तो फिर वक्ती तौर के ऊपर रूस को जो है ना वो अलाउ करना ये मजबूरी थी उसकी, अमेरिका की, मतलब कोई इतनी खुशी से उन्होंने नहीं किया। तो दो मतलब जो है ना वो एक उनके सामने ऑप्शंस थे, एक तो कीमतों को ऊपर जाने देते या रूस को वो अलाउ करते थे। तो उन्होंने डेफिनेटली जो है ना वो कम नुकसान वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्ट किया और रूस को इसकी दी है इजाज़त। लेकिन मेरे ख्याल में इसके बावजूद जो है वो आने वाली जिस तरीके की तबाही हुई है दोनों तीनों ममालिक ने और गल्फ के कंट्रीज ने जो है वो जिस तरीके से एक दूसरे की ऑयल की तनसीबात को निशाना बनाया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे जैसे लोगों का स्टॉक हर एक कंट्री का ड्रेन आउट होगा, तो उसमें जो है ना डिमांड में जो है वो मजीद इजाफा होगा, जिसके नतीजे में और सप्लाई शॉर्ट होगी तो मजीद कीमतों में जो है ना वो इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा चौधरी अकमल साहब, एक जानिब तो रूस के ऊपर अमरीका इल्ज़ाम लगाता है कि जो अहदाफ हैं उनकी निशानदही रूस कर रहा है, ईरान जो हमले कर रहा है, और दूसरी जानिब फिर ये नरमी भी अमेरिका की जानिब से दिखाई जाती है कि रूस से जो है वो तेल ख़रीदा जा सकता है और एक डेट भी दे दी गई है कि अप्रैल की फला तारीख तक आप तेल रूस से ख़रीद सकते हैं। सर, क्या वजह है? अमेरिका पे कहाँ से इतना प्रेशर आ रहा है कि एक जानिब वो रूस से दुश्मनी के भी हरबे आजमा रहा है, दूसरी जानिब रूस से तेल ख़रीदने की भी इजाज़त दे रहा है? ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव है। आज भी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की जो कंट्री हैं उनके साथ वर्चुअल एक मीटिंग की है। उन्होंने भी जोर दिया है ट्रंप के ऊपर कि आप इस वॉर को जल्द से जल्द वाइंड अप करें, क्योंकि जैसे जैसे ये बहरान लंबा होता जा रहा है और उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही हैं, एक तो वॉर फैलती जा रही है, दूसरी तरफ जो है ना वो तेल की सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है, तो उसकी वजह से ग्लोबली जो है ना वो बहरान पैदा हो जाएगा और हर एक मुल्क में जो है ना वो हर एक मुल्क की मैशत के लिए मसाइल पैदा होंगे। सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ रशिया के लिए नहीं, इंडिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब ये नेम है ना, सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो मुतासिर होंगे। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तो जंग को 10-15 दिन हुए हैं, अभी तो इसके जो अभी तो सिर्फ एग्जैजुरेशन की वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। जो उसका रियल इम्पैक्ट आएगा कि सप्लाई कितनी है, ग्लोबल डिमांड कितनी है, उसके बाद जो है ना वो रियल प्राइसेस का जो है वो पता चलेगा कि रियल प्राइसेस कहाँ पे जाके स्टेबल होती है। अभी तो सिर्फ एक जो ना ट्रंप साहब ऐलान करते हैं कि हम जंग बंद करने वाले हैं, तो प्राइसेस नीचे चली जाती है। जहाँ देखा 2-4 जो है ना वो हमले और हो गए,
प्राइसेस फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। और आज तो भी जो ऐलान किया गया है चौधरी साहब, आज भी जो ऐलान किया गया है अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से, और ये कहा गया है कि आज हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे, और ऐसे हमने आज से पहले ईरान पे नहीं किए हैं। बस अल्लाह खैर करे, अब इससे ज्यादा और वो क्या हमले करेंगे। एज लॉन्ग एज एक दूसरे के वो फौजी अहदाफ को निशाने बनाते हैं तो वो तो फिर भी किसी हद तक काबिल कबूल होगा, लेकिन सिविलियन जो है वो कैजुअलिटीज करना या इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको आपने टारगेट करना है या ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करना, ये तो मतलब ये ना एक डिजास्टर होगा। और यहाँ पे अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से ना एक तो चले ऑयल की सप्लाई तो बंद हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये जो कुवैत है, अमान है, या ये जितने भी इसमें कंट्रीज हैं इससे रिलेटेड, यूएई है, इनको तो फिर सिर्फ खाने पीने की और दीगर जो भी इन लोगों का ट्रेडिंग का सामान है अदर देन फ्यूल, इनकी तो और जरूरियात हैं, सब कुछ वहाँ पैदा नहीं होता, तो उसकी भी बंदिश की वजह से वो लोग नुकसान उठाएंगे। तो ये कोई इतना जो है वो आसान नहीं होगा। इसको जो है वो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं उसको कंट्रोल करना अमेरिका के लिए, इसी वजह से उसने रशिया को जो है ना वो अलाउ किया है, वरना रशिया को कहाँ अमेरिका अलाउ कर सकता था कि आप अपना तेल जो है वो या गैस जो है वो मार्केट में बेचें। वो तो पाबंदियां लगा रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू मीट द सप्लाई जो डिमांड है इस वक्त। तो इस वजह से रशिया को उन्होंने बोला कि चलो वक्ती तौर पर तो आप करो ना काम हमारे साथ। अच्छा, ईरान इस वक्त कहाँ स्टैंड ले रहा है? क्या ईरान जो है वो उसको सिर्फ लेबनानी इराकी प्रॉक्सीज़ की सपोर्ट रहेगी, या कोई कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर सिफारती महाज पर भी ईरान का साथ देंगे, या फिर ईरान को भी तन्हा ही समझा जाए इस जंग में? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं और सऊदी अरब है, इनको भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि ये जो है ना ये अमेरिका बेसिकली तो जो है ना ये जंग करवाना चाह रहा है अरब ममालिक की और ईरान की। असल उसका जो टारगेट है वो ये है, और इसको समझते हुए आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज ने भी, और उसमें पाकिस्तान का और फील्ड मार्शल साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि उन्होंने भी उनको जो है ना जाके गाइड किया कि आप लोग जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें। अच्छा, ये जो सडन दौरा हुआ है चौधरी अकमल साहब, सडनली जो दौरा किया गया है फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास जो पहुँचे, क्या है, क्या कोई इस हवाले से कोई बात पता चली है कि किस हवाले से बातचीत हुई है, या सीज़ फायर की कोशिशों के लिए गए थे वहाँ पे? देखिए, बिहाइंड द सीन पाकिस्तान ने ईरान को ये तो कम्युनिकेट कर दिया है कि आप अगर सऊदी अरब के ऊपर किसी भी किस्म का जो है ना अटैक करेंगे तो दैट विल बी अटैक ऑन पाकिस्तान, और ये उसी चीज को जो है ना वो रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान के पास गए हैं और उनको जो है ना वो अपना भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। और मेरे ख्याल में राइटली सो ये चीज़ की है, क्योंकि हमारी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने में इस वक्त सबसे ज्यादा रोल सऊदी अरब का है। तेल हमें वो दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट सऊदी अरब ने हमारे पास रखवाया हुआ है, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो हमारे पास सऊदी अरब से आती हैं। तो चौधरी साहब, ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान का झुकाव इस वक्त सऊदी अरब की जानिब है? नहीं, झुकाव नहीं हम कह सकते। देखिए, पाकिस्तान की वजह से मैं ये समझता हूँ, लेकिन डिफेंस पैक्ट जो है उसका तो पास रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, मेरी बात सुनो ना, पाकिस्तान जो है ना वो देखें वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि ईरान को भी मना कर रहा है कि आप ही हमारे भाई हैं, आप सऊदी अरब के साथ जो है ना वो ना किसी कन्फ्लिक्ट में जाएं, और सऊदी अरब आपके साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। तो पाकिस्तान इसमें बहुत पॉजिटिव रोल जो है ना वो प्ले कर रहा है, और यही वजह आप देखें ना सऊदी अरब के ऊपर इतने अटैक जो है वो ईरान की तरफ से नहीं हुए। दूसरी तरफ देखें ना, कुवैत हो गया या ये जो यूएई है, बहरेन है, इसके ऊपर तो इसने ईरान में अच्छे खासे जो है ना वो अटैक्स किए हैं, और अब उनका फोकस जो अपनाए हुर्मुज़ की तरफ हो गया। तो ये सऊदी अरब जो बचा हुआ है तो दे शुड थैंक पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने इसमें जो है ना अपना भरपूर किरदार अदा किया। मेरे ख्याल में अभी तक ये जो गल्फ स्टेट्स को जो है ना रोका हुआ है तो ये लोग इस जंग में ना पड़े, तो ये भी जो है ना पाकिस्तान का इसमें एक अहम किरदार है। पाकिस्तान को पता है कि ईरान निमट लेगा इनसे, लेकिन अगर गल्फ स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर अल्टीमेटली जो है ना पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अमेरिका और इजराइल साइडलाइन हो जाएंगे और ये आपस में जो है ना लड़ना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक्चुअल प्लान है अमेरिका का। तो उसको बहुत मौसर तरीके से जो है ना वो हैंडल किया है मौजूदा हुकूमत ने भी और फील्ड मार्शल साहब ने।
ٹھیک ہے. اچھا چودھری اکمل صاحب، ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ لانگسٹ وار ختم ہوئی افغانستان میں. امریکہ وہاں بھی رجیم چینج کرنے گیا تھا، لیکن جن کے خلاف رجیم چینج کرنے گیا تھا ان کو رجیم دے دی. ویتنام میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا، کیوبا میں بھی ایسے ہی دیکھا. تو کیا لگتا ہے، کیا ایران میں رجیم چینج کرنا جو ہے وہ امریکہ کے اختیار میں ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، جہاں پہ آپ کو ملیں گے نا غدار، جی وہاں پہ رجیم چینج بہت آسانی سے ہو جائے گی. وینزویلا کی مثال جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ان کی اندر کے لوگ ملے ہوئے تھے تو وہاں کے صدر کو ہی اٹھا کے لے گئے. لیکن جہاں پہ ایک غدار نہیں ہے اور جہاں پہ عوام جو ہے نا وہ اپنی اگر افواج کے ساتھ یا اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جی تو جتنا مرضی کوئی زور لگا لے رجیم چینج نہیں ہو سکتی. ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے. ویتنام کا جو ہے نا وہ آپ نے بتایا، وہاں پہ ان لوگوں کو بوٹ چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. یہاں پہ یہ ابھی تو ایران تو ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بوٹس آن گراؤنڈ کریں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ درگت بنائیں گے وہ لوگ کہ یہ یاد رکھیں گے. اچھا تو چودھری صاحب، جس طریقے سے امریکہ بھاگا افغانستان سے، کیونکہ ہم اس کو بھاگنا ہی کہیں گے ممکنہ طور پر، بالکل بالکل بھاگا ٹھیک جوتے ہے، چھوڑ کے بھاگا. تو چودھری صاحب جتنا بھاری مقدار میں، بھاری تعداد میں اسلحہ چھوڑ کے گیا، تو وہ خطے میں کشیدگی پھیلانے کے لیے ہی وہ اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا امریکہ؟ دیکھیں یہ اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے نا وہ تنقید کرتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی حقیقت بھی ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ ان پلانڈ طریقے سے افغانستان سے ایگزٹ کیا ہے. اور آخری دنوں میں تو کابل پہ جو ہے نا وہ طالبان کا جو ہے نا وہ بالکل قبضہ ہو چکا تھا جب جو ہے نا وہ امریکہ کا آخری جہاز گیا ہے. جی تو واضح طور پہ وہاں پہ وہ جو ہے وہ اپنا ویپنز چھوڑ کے گئے ہیں، اپنی گاڑیاں اور دیگر چیزیں وہاں پہ چھوڑ کے گئے جو ہے وہ طالبان رجیم کے ہاتھ لگا ہے. اور الٹیمیٹلی پھر وہی چیز جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے تھرو پاکستان میں وہ ساری چیزیں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، خطے کے دیگر ممالک کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہیں، اور ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. اور پاکستان میں تو ہو چکی ہے، اور جس کا جواب پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دے رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا بہرحال ایک اور الگ محاذ ہے جس کے اوپر جو ہے نا ہماری مسلح افواج جو ہے اپنی عوام کے ساتھ مل کر آگے لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کریں گے. اچھا چودھری اکمل صاحب، آبنہ ہرمز کی جو بندش ہے عالمی معیشت کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر آبنہ ہرمز مکمل طور پر بند ہو جائے گا تو عالمی تیل کی جو سپلائی ہے اس پر کتنا گہرا اثر پڑے گا؟ دیکھیں 20 سے 25% تیل کی سپلائی جو ہے نا وہ شارٹ ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے نا. تو 20 سے 25% سپلائی شارٹ ہونے کے بعد جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اب $100 تک تو چلی نہیں ہے میرے خیال میں. اگر یہ پرماننٹلی اگر اس طرح کے بھی حالات رہتے ہیں تو قیمتیں جو ہے نا وہ $110 سے $115 تک جو ہے نا وہ پر بیرل تک جو ہے نا وہ جا سکتی ہیں. اچھا اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ ایک الگ ہے. تو باقی ایرانیوں نے تو فردر بھی کہا ہے نا کہ ایک تو یہ اپنا ہرمز کا آپشن ان کے پاس، دوسری طرف یہ تو دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا چودھری صاحب. ہاں وہ تو ایک اور بھی طرف بھیرا ہے ایمر کی سائڈ کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہم یہاں پہ بھی جو ہے نا اٹیک کریں گے. یہاں سے جو ہے نا وہ سارا سعودی یہاں کیوں اس سے بحیرہ یہ جو اپنا ہرمز ہے یہاں سے اس کا تیل نہیں جاتا اپنا سعودی عرب کا. یہاں سے تو وہ بحرین، کویت اور دیگر ممالک کا تیل جاتا ہے، عمان وغیرہ کا. یہاں سے یہ جو سعودی عرب کا جو تیل والا راستہ ہے اگر اس میں بھی یہ لوگ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرتے ہیں اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کریں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے پھر پاکستان کو بھی اپنا رول اس علاقے میں بھی پلے کرنا پڑے. لیکن یہ وہاں پہ بھی ایران بہرحال اٹیک تو کرے گا. پھر جب سروائیول کی بات آئے گی تو اس کی وجہ سے گلوبل پرائسز مزید اب جا سکتی ہیں، اور یہ ایران کے فائدے میں ہے. جتنا تیل اوپر جا رہا ہے، جتنی ورلڈ اکانومی میں انسرٹینٹی آ رہی ہے، پینک کریٹ ہو رہا ہے، یہ ایران کے لیے فائدہ مند ہے. اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ نقصان دہ. مطلب کوشش یہ امریکہ اور روس جو ہے چودھری صاحب وہ عالمی توانائی مارکیٹ میں فائدہ نہیں اٹھا رہے، جو تیل کی قیمتیں فی بیرل جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. میرے خیال میں تو دیکھیں اس وقت اگر معاشی طور کے اوپر دیکھا جائے نا تو امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اگر کرنسی آپ دیکھیں امریکہ کی پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو بڑی جو کرنسیز ہے نا، چائنیز یوان ہو گیا، رشین روبیل ہے، برٹش پاؤنڈ ہے، یورو ہے، یہ 4 جو بڑی کرنسیز ہیں ان کے اگینسٹ میں ڈالر تقریباً
2% से लेकर 3% तक स्ट्रॉन्ग हुआ है और पिछले एक साल में ये सारे का सारा जो वैल्यू थी वो डिक्लाइन थी। लेकिन इस सारे सिलसिले का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर आ रहा है। स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक सब्सटेंशियली जो है वो नीचे की तरफ अपना ट्रेंड शो कर रही है। फर्दर ये कि इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होगा, एक तरफ फायदा तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे जो इन्फ्लेशन और महंगाई होगी तो ज़ाहिर है उससे अमेरिका भी मुतासिर होगा, रूस भी मुतासिर होगा, दीगर दुनिया भी मुतासिर होगी। तो ये एक जो है ना बैलेंस्ड किस्म की सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगी, जिससे फायदे भी हो रहे हैं और नुकसान भी हो रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, आज तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान था, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान आया कि तेल की कीमत में इजाफा नहीं कर रहे। नहीं था ये ऐसी इन लोगों ने खुद ही फैलाई हुई थी। $100 के अंदर अगर तेल की कीमतें रहती है ना तो ये 325 से ऊपर नहीं जाता तेल। मतलब आज जो इजाफा मुतवक्का था वो 10 से 30 रुपए के दरमियान था, तो आप समझते हैं कि इजाफा हुकूमत आज कर सकती है? मैं ये कह रहा हूँ ऐसे इन्होंने वो टैक्टिक की है जो कैलकुलेशंस बता रही है ना, जो जिस तरीके से हमारा पुराना रेट चल रहा था उसमें इन्होंने जो $50 का इजाफा किया है, तो ये इन लोगों ने $100 $105 तक की प्राइस को सामने रखते हुए किया है। यानी अगर सतह में प्राइस $100-105 तक रहती है ना तो ये 325 तक ही रखेंगे। पेट्रोल बहुत ज्यादा होगा, ₹5 ₹8 ऊपर नीचे इसमें कर देंगे। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान के पास तवानाई के बहरान से बचने के लिए कोई भी होमवर्क नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था? देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो जंग हुई है ना ये हमारे और आपके लिए तो सरप्राइज था जी, ठीक है ना, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स होते हैं तमाम मुल्कों के, इन सबको बहरहाल जनवरी से ही इस किस्म की आवाजें आना शुरू हो गई कि क्या अटैक होगा, ठीक है ना। और फिर जब 3 बहरी बेड़े जो है अमेरिका अगर मूव कर रहा होगा तो वो किसी की बारात के लिए तो नहीं मूव कर रहा होगा ना। तो अल्टीमेटली इसकी प्लानिंग जनवरी से ही लोगों को, तो बड़े बड़े मुल्कों को पता चल गया था। हमारे यहाँ पे जो है ना वो अक्सर मतलब जो वेल कनेक्टेड लोग हैं दे वर अवेयर और एजेंसीज वर अवेयर कि ये सब कुछ होने वाला है, और उसकी प्लानिंग इन्होंने नहीं किया। प्लानिंग तो उस वक्त होती है ना कि जेब में 4 पैसे हों। अब मुझे पता भी चल गया कि यार ये जंग होने वाली है, अब मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं क्या कर लूँगा। जो हमारा जो है ना इस वक्त ये हिसाब किताब है कि हमारे पास तो फिलहाल पैसे ही नहीं है, तो हम क्या कर लें, मतलब क्या ज़्यादा तेल कहाँ से खरीदेंगे जब हमारे पास उसका मार्जिन ही अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने की होती है ना। बाकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने को कर सकते हैं कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो बयानात की हद तक आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत नजर आएगी। लेकिन जहाँ पे फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ आके जो है ना वो सारी तो जो है ना एकदम खामोश हो जाती है। ठीक है चौधरी अकमल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना नुक्ता नज़र और अपनी एक्सपर्टीज़ बयान की है। नाजरीन, आपने हमारे मौजूद मेहमान की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, आलमी जंगें हों, कशीदगी हो, इस दौरान तेल की कीमतें हमेशा ही बढ़ती हैं, और अगर हाल मज़ीद तवील हो गई तो इसके पाकिस्तान की मईशत पर वाकई बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ। Thank you.